नमस्कार दोस्तों, कंसेप्ट किंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो प्रस्तावना चैप्टर है, जिसको उद्देशिका बोलते हैं, प्रेम्बल बोलते हैं। और इस संविधान का दर्शन है, सार है। संविधान में जो भी हमारे जो महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं वे सब प्रस्तावना के माध्यम से झलकते हैं। तो पढ़ते हैं इसे किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बने हैं। देखिए, प्रस्तावना को नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावित किया था और 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। तो प्रस्तावना किस पर आधारित है? प्रस्तावना हमारी उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। और इसमें केवल एक ही बार संशोधन किया गया है, वो आपको ध्यान में रखना है कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से 3 शब्द इसमें जोड़े गए थे। समाजवादी शब्द जोड़ा गया था इसमें, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था और अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो इन 3 शब्दों को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, अगर हम आगे पढ़ते हैं और क्वेश्चन पहले सोल्व करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, ये पूरी आपकी प्रस्तावना लिखी है। आपको प्रस्तावना पूरी याद होनी चाहिए कि हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो पूरी प्रस्तावना आपको याद होनी चाहिए। और जितने भी इसमें की पॉइंट लिखे हैं, जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इनका सबको मतलब आपको पता होना चाहिए। इनका अर्थ क्या है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है कि भारत का अपने आंतरिक और विदेशी मामलों में स्वतंत्र निर्णय करने का अधिकार है। इस पे किसी बाह्य शक्ति का कोई दबाव नहीं है। तो इन सब का मतलब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इन्हें दे देगा, उनका अर्थ आपसे पूछ लेगा। तो आपको पहले तो आपको प्रस्तावना पूरी याद होनी चाहिए। दूसरा, जितने भी इसमें की पॉइंट है उनके अर्थ को आपको पता होना चाहिए। जैसे हम पढ़ते हैं कि हम भारत के लोग, ठीक है, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को, देखिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। देखिए, 3 न्याय यहाँ पे लिखा है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय हैं, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय हैं। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो 3 न्याय है और स्वतंत्रता कितनी है? 5 स्वतंत्रता है। प्रस्तावना में निहित है कौन कौन से विचार की है, अभिव्यक्ति दूसरे नंबर पे है, तीसरे पे विश्वास है, धर्म, उपासना, ये 5 हो गई है। फिर आगे बढ़ते हैं। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए। देखिए, समता यानी कि समानता कितनी है हमारी प्रस्तावना में? प्रतिष्ठा और अवसर की समता, तो 2 समानता है। तो आपको इस क्रम में यह याद करना है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय कितने हैं? 3 है। और 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है और 2 प्रकार की आपकी समता है, प्रतिष्ठा की और अवसर की। तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। देखिए, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्वता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज, यहाँ पे एक डेट पड़ी है जब संविधान को हमने बनकर तैयार हो गया था और उसको हमने अपनाया था। तो यहाँ कौन सी डेट थी? 26 नवंबर 1949। तो आपको ध्यान में रखना कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्माप्रेरित किया था। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949, तो ये डेट आपको ध्यान में रखनी है कि 26 नवंबर 1949 को कुछ प्रावधान हमने लागू भी कर दिए थे। तो उसका राइट आंसर हुआ बी। तो प्रस्तावना में कौन सी डेट पड़ी है? 26 नवंबर 1949 पड़ी है, ना कि 26 जनवरी 1950। कई स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रस्तावना पे डेट कौन सी है। तो प्रस्तावना पे डेट है 26 नवंबर 1949। तो बी इसका राइट आंसर हुआ। आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपने देखा। देखिए, सेकंड क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950। देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यूपीएससी ने भी ये क्वेश्चन पूछा है। और देखिए, पीसीएस ने 2009 में पूछा है और यूपी लोअर सब प्री ने 2008 में पूछा है। देखिए, इसमें क्वेश्चन दे रखा है कि 26 जनवरी 1950 को भारत की स्थिति क्या सी थी जब संविधान लागू जब हमने किया था, उस समय क्या स्थिति थी? ये 4 पॉइंट है, देखिए, इनको ध्यान से पढ़ना है। इनमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि लोकतंत्रात्मक गणतंत्र था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इसको दोस्तों लोकतांत्रिक भी बोलते हैं। ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है।
सी पढ़ेंगे आप संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। डी पढ़ेंगे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। देखिए 26 जनवरी 1950 को पूछा है, यहाँ पे कंफ्यूजिंग वर्ड है। देखिए अगर आप इनको पढ़ेंगे ढंग से, देखिए धर्मनिरपेक्ष जिसको पंथ निरपेक्ष भी कहते हैं, इसको प्रस्तावना में कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। और प्रस्तावना की जो विषय वस्तु है उस समय क्या थी? तो 26 जनवरी 1950 को क्या थी? तो धर्मनिरपेक्ष तो प्रस्तावना में नहीं था, ठीक है ना। हालांकि हमारा संविधान 26 जनवरी से ही धर्मनिरपेक्ष रहा है ठीक है, लेकिन प्रस्तावना की यहाँ पे बात यहाँ पे कर रखी है इस क्वेश्चन में। तो आप पढ़ेंगे, देखिए बी तो आपका आंसर नहीं होगा, ना ही डी होगा, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष आ गया यहाँ पे। देखिए सी पढ़ेंगे हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। तो भारत की वस्तु स्थिति 26 जनवरी 1950 को कैसी थी? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो सी राइट आंसर है, ना कि ये। ठीक है, देखिए आप यहाँ पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन को, 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की संवैधानिक वस्तु स्थिति। तो भारतीय गणतंत्र की संवैधानिक वस्तु स्थिति भारतीय संविधान के तत्कालीन उद्देशिका के अनुसार संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य थी। ठीक है, तो ये की पॉइंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे आप, तो समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से इसको जोड़ा गया था। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर नहीं है, सी राइट आंसर है। ठीक है, तो आपने देखा सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 2021 में यूपीएससी ने पूछा है। अगर किसी ने ये क्वेश्चन या घटना चक्र को पहले सोल्व कर रखा होता तो ये क्वेश्चन दोस्तों गलत ना होता। 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट ये क्वेश्चन है, देखिए हूबहू कॉपी इसमें कर रखा है। तो आप पढ़ेंगे, देखिए पहला पढ़ेंगे आप लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। सी पढ़ेंगे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। देखिए पंथ निरपेक्ष को तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से जोड़ा गया। डी पढ़ेंगे आप संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, ये आपके 42 अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से जोड़े गए। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से जोड़े गए। तो सी और डी तो आंसर दोस्तों नहीं होगा, तो 20 का राइट आंसर कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक। ठीक है, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न तो हमारा 26 जनवरी को था, तो राइट आंसर हुआ बी। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किससे प्रतिबिंबित होता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रियम्बल का है ये। तो किससे प्रतिबिंबित होता है? तो उद्देश्य का। ठीक है, तो प्रियम्बल से ए राइट आंसर है, प्रस्तावना से। देखिए अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? तो आपको बताना कि न्याय कितनी है। तो हमने बताया आपको 3 न्याय, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक, तो 3 न्याय है। तो कितना सिंपल है, 3 न्याय लगाइए आप। स्वतंत्रता कितनी है? विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना। 5 स्वतंत्रता है, तो 5 इस क्रम में आपका आना चाहिए कि सबसे पहले 3 आएगा फिर 5। तो आपका आंसर आ जाएगा ए। देखिए समानता आपको पता है, व्यक्ति गरिमा। अभी हमने जब पढ़ी है प्रस्तावना तो आपको हमने बताया कि अवसर की समता और प्रतिष्ठा और अवसर की समता, तो आपको ध्यान में रखना 2 समानता है। फिर बाद में आता है व्यक्ति गरिमा और राष्ट्रीय एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए। तो ये सब इसमें लाइन आती है, प्रस्तावना को आपको याद करना है। तो इसी से आपका आंसर निकल जाएगा। अगर न्याय पता है, स्वतंत्रता पता है, तो 3 और 5 पहले आएगा, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। 2 प्रकार की समानता है, कौन कौन सी है? प्रतिष्ठा की और अवसर की, तो ये आपने देखा, तो इसके बाद सेकंड आ जाएगा। और भ्रातृत्व तो फर्स्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? देखिए बीपीएससी ने ये सवाल पूछा है और बीपीएससी माहिर है इस प्रकार के क्वेश्चन पूछने में। देखिए अगर आप पढ़ेंगे, देखिए सबसे पहले क्या आता है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो ये तो नहीं होगा। तो सार्वभौम का मतलब है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो सबसे पहले क्या आता है दोस्तों? सार्वभौम सत्ता संपन्न। फिर समाजवादी आएगा आपका, है ना। तो फिर समाजवादी आएगा आपका, फिर पंथ निरपेक्ष आएगा। देखिए अगर आप डी पढ़ेंगे, देखिए सार्वभौम सत्ता संपन्न आएगा, समाजवादी आएगा, फिर आपका फिर धर्मनिरपेक्ष आएगा। ठीक है, तो डी सही हो रहा है। देखिए बी भी नहीं होगा, क्योंकि समाजवादी के बाद धर्मनिरपेक्ष आना चाहिए या पंथ निरपेक्ष आना चाहिए। जनवादी गणतंत्र, अगर आपको आज का आंसर ही लगाना था तो डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, हालांकि देखिए इसमें
समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द मूल संविधान में नहीं थे, इनको 42वें संविधान शोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था। ठीक है, फिर भी दोस्तों उन्होंने दे रखा है तो आप डी लगा सकते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सी पढ़ेंगे आप, एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र। तो सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको उसको इत्मीनान से पढ़ना, धैर्य के साथ, तभी आप क्वेश्चन ज़्यादा मात्रा में ठीक कर पाएंगे। ठीक है, तो आप पढ़िए, सही शब्दों का विचार अनुसार क्रम दीजिए। देखिए समाजवादी है, फिर प्रजातांत्रिक है, सार्वभौमिक है, धर्मनिरपेक्ष है। तो हम पढ़ते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो सबसे पहले तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न आता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है? सार्वभौमिक। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आना चाहिए कि सार्वभौमिक आना चाहिए, तो सी सबसे पहले आएगा। ठीक है, तो सी सबसे पहले आएगा दोस्तों, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। उसके बाद क्या आता है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक। तो सबसे पहले सी आ गया आपका। ठीक है, फिर समाजवादी, फिर पंथ निरपेक्ष डी आएगा, फिर प्रजातांत्रिक बी आएगा। तो सी ए डी बी, सी ए डी बी ये राइट आंसर हुआ। आगे बढ़ते हैं। देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो 42, तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। और एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि प्रस्तावना में अभी तक केवल एक ही बार संशोधन किया गया है, जो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से किया गया है। इसके तहत 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो इन 3 शब्दों को आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो सी राइट आंसर है, ना कि ए बी डी। तो सी राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द कब जोड़े गए? फिर वही क्वेश्चन रिपीट है, तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। तो सी राइट आंसर हुआ। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? देखिए फंडामेंटल राइट्स है, सी 9th शेड्यूल है, बी संविधान की प्रस्तावना है, डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इनमें से संविधान की प्रस्तावना में साफ लिखा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? देखिए 1975 में जो 1975 है, 1975 में जो प्रस्तावना थी तब सम्मिलित नहीं था। तो बंधुत्व तो था सम्मिलित, संप्रभु भी था, समानता भी पहले से था, अखंडता को बाद में जोड़ा गया। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द कब जोड़े गए? 1976 में जोड़े गए। और हमसे पूछा गया है कि 1975 में क्या शामिल नहीं था? तो अखंडता नहीं था, क्योंकि अखंडता 1976 में जोड़ा गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए? तो 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो इसमें देखेंगे आप, तो पहला ठीक होगा, तो सेकंड आपका गलत होगा, थर्ड ठीक होगा, फोर्थ गलत होगा। तो फर्स्ट और थर्ड किस में है? बी में। तो बी राइट आंसर हुआ। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन निकालना है। पॉलिटी के क्वेश्चन बाकी सब्जेक्ट की तुलना में दोस्तों आसान होते हैं, तो इनको आपको गलत नहीं करना है। अगर 10-15 क्वेश्चन पीसीएस में पूछे जा रहे हैं तो आपको बिल्कुल नहीं उसमें गलत करना है। एक आध की माफ़ी तो मिल सकती है, अन्यथा उसकी भी माफ़ी दोस्तों नहीं मिलेगी। अगर आप 2-3 साल से पॉलिटी पढ़ रहे हैं, एक आध की माफ़ी मिल जाएगी। 15 में से आप 13-14 क्वेश्चन अगर ठीक कर पा रहे हैं तो आपकी अच्छी पकड़ है पॉलिटी पे। देखिए अगला क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। तो नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगता उद्देश्य बना। ठीक है, देखो ये दोस्तों हमें पता है कि जो नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव या उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था वही तो प्रेम्बल बना। तो ये आपका ठीक है, पहला ठीक है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, तो ये भी सही है, क्योंकि इसे लागू नहीं करा जा सकता है। तो फर्स्ट और सेकंड आपका ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड दोस्तों डी में तो नहीं है, तो ए बी सी में तो है। कम से कम हम 1/3 तक तो पहुंचे। ठीक है, तो इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो थर्ड बात आपकी गलत है कि इसमें संशोधन दोस्तों किया जा सकता है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से किया गया।
तो तीसरा एलिमिनेट कर दीजिए इसमें, तो तीसरा दोस्तों सी में है तो इसको भी एलिमिनेट कर दीजिए। अब 50-50 तक हम पहुंच गए हैं। देखिए 50-50% तक हम पहुंच गए हैं। अब आप या तो फर्स्ट ए होगा या बी होगा, तो एक और दो ठीक है, फोर्थ को देखना है। अभी देखिए फोर्थ यहाँ बचा है, फोर्थ को देखना है कि क्या आंसर होगा। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को ये ओवरराइड नहीं कर सकता। तो यह बात बिल्कुल ठीक है, संविधान के जो विशिष्ट प्रावधान है उसको ये ओवरराइड नहीं कर सकता है। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हुआ फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ है, बी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? यह लागू किया जा सकता है दोस्तों? नहीं, यह लागू नहीं किया जा सकता है। विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है। डी उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसको लागू नहीं किया जा सकता है। इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था, तो एक ही बार अभी तक अमेंडमेंट किया गया है, जिसको 42वां संविधान शोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से किया गया है। तो 42वां किस में है आपका? सी में। तीन शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? 42वां संविधान शोधन अधिनियम 1976। तो ए, देखो आपको याद होगा मैंने इतनी बार रिपीट भी कर दिया है कि 42वां संविधान शोधन अधिनियम 1976। जो 42वां संविधान शोधन अधिनियम 1976, इसके तहत बहुत बड़े बड़े प्रावधान किए गए थे, संशोधन किए गए थे, तो आप उसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो अब 42वें संविधान शोधन अधिनियम 1976 के में जो कुछ निगेटिव जो इफेक्ट डाल लेते प्रावधान, उनको 44वें संविधान शोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से समाप्त किया गया, उनका प्रभाव को खत्म किया गया। इनको आपको पढ़ना है, 42वां संविधान शोधन अधिनियम 1976 और 1978। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश को भी इसके माध्यम से लागू किया गया था। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, जिसमें मूल कर्तव्य जोड़े गए। ठीक है, भाग 4 ए में तो बहुत सारे इसमें किए गए थे। और भाग 14 ए जोड़ा गया, अधिकरण वाला, जिसमें दो ही आर्टिकल है, 323 ए, 323 बी। ठीक है, भाग 14 ए भी तो जोड़ा गया था ना। ठीक है, तो भाग 14 ए जोड़ा गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 42वां संविधान शोधन अधिनियम 1976। तीन शब्द लाए गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तीन शब्द सम्मिलित नहीं थे, जबकि गणराज्य सम्मिलित था। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड था, तो ए राइट आंसर हुआ। तो ए दोस्तों इसका राइट आंसर हुआ। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? देखिए 2010 में पूछा गया, 1991 में पूछा गया, 2013 में पूछा गया, तो कब जोड़ा गया? 42वां संविधान शोधन अधिनियम 1976। तीन शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। और केवल अभी तक एक ही बार अमेंडमेंट किया गया प्रस्तावना में, जो मैंने आपको भी बता दिया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य है उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। तो क्या सुनिश्चित करना है? सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, ठीक है। विचार तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। अवसर की समानता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा। देखिए आपको जो याद होगी ना प्रस्तावना, तो आप आसानी से कर पाएंगे सर। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार और व्यक्ति के धर्म, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता, तो ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई है, आप याद करेंगे तो हो जाएगा। तो ये सारी चीज लिखी है, व्यक्ति की प्रतिष्ठा, ठीक है, सब लिखा है। तो डी राइट आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन नहीं था तो दूसरे को आर कहा गया है। हमें बताना है कि कौन सा ठीक है और कौन सा गलत है। अगर आप पहला पढ़ेंगे, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, तो है। अगला पढ़ेंगे इसे, 42वें संविधान शोधन अधिनियम 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। दोस्तों ये भी ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर क्या लिखा गया? देखिए इस जो कारण है इसको मैं समझाता हूँ। देखिए इसमें लिखा कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, तो इसके स्थान पे क्या लिख दिया गया इस संशोधन के माध्यम से? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो इसकी जगह पर आपने ये लिख दिया, तो ये कह रहा है कि हाँ दोनों बात ठीक है। इसकी जगह पर हमने कथन ए लिख दिया, तो बात ठीक है। तो ए सही है, ये आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। क्योंकि अगर आप 1976 से पहले की स्थिति देखेंगे तो लिखा था केवल संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है,
अगर 1975 में आप देखेंगे तो केवल यही तो लिखा था, संपूर्ण प्रफुल्ल संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। इसके स्थान पर इन्होंने क्या लिख दिया कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य है। तो ए ठीक है आपका, आर भी ठीक है, तो सही व्याख्या करता है, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। तो लौकिक सार्वभौमिकता है, प्रस्तावना आरंभ होती है, हम भारत के लोग। ठीक है, तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, डी आंसर है। डी इसका आंसर हुआ, हम भारत के लोग से प्रस्तावना शुरू होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ लिखा है आगे, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? तो प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए इसके समस्त नागरिकों को, देखिए अगर आप सुबह रोज रिवाइज करेंगे ना तो याद हो जाएगा आपको। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, सिद्धांत जाना जाता है। तो पूर्णतः समान रूप से मानव है, ये सिद्धांत किसके रूप में जाना जाता है? सार्वभौमिकता, यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल ट्रुथ। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, सिद्धांत सार्वभौमिकतावाद के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार सभी व्यक्तियों को उनके मानवाधिकार समान रूप से बिना किसी विभेद के उपलब्ध होने चाहिए। तो राइट आंसर आपने देखा, ये राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? देखिए धर्मनिरपेक्ष और पंथनिरपेक्ष, इसका मतलब ही क्या है कि हमारे जो देश है उसका राज्य के धर्म नहीं है कोई। ठीक है, तो हमारे राज्य का कोई धर्म नहीं, राज्य का मतलब एक देश हो। तो धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव यही है। ठीक है, तो डी, डी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? प्रभुता, लोकतंत्रात्मक, पंथनिरपेक्ष, ये सब है, संघीय शब्द प्रस्तावना में नहीं है। तो राइट आंसर कौन सा हुआ? डी। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और प्रभुत्व संपन्न, ये तो सब सम्मिलित हैं, जबकि लोक कल्याण नहीं लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? ठीक है, तो 5 स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना, 5 स्वतंत्रता मैंने आपको बता दी, तो याद करना है। विचार की स्वतंत्रता तो है, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता भी है, विश्वास की स्वतंत्रता भी है, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। आर्थिक तो न्याय है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के बारे में बात की गई है। ठीक है, स्वतंत्रता किस किस के? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये 5 स्वतंत्रता है। 2 समानता है, प्रतिष्ठा और अवसर की। तो ये याद करना है आपको। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय सम्मिलित है, जबकि धार्मिक न्याय सम्मिलित नहीं है। तो डी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा सही है? ये पढ़ेंगे आप, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं है। उक्त शब्द 1977 के संशोधन द्वारा जोड़े गए, उक्त शब्द 1985 के संशोधन के द्वारा जोड़े गए, उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। तो ए राइट आंसर है। ठीक है, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में